सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की। और चलिए शुरू करते हैं। सो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की बात करने से पहले मैं इन जनरल पार्टिकल्स की बात करूंगा। और पार्टिकल्स को हम टोटल मिलाकर दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं, मतलब हमारी स्टडीज के लिए इन प्रिंसिपल क्या होता है वो भी आगे बात करेंगे। एक तो हम स्टडी करते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, दूसरा हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल में कौन से हो गए? दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो प्रोटॉन्स हो गए, दो क्वांटम पार्टिकल्स हो गए जिनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सेम है, जैसे मास, चार्ज एक्सेट्रा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन डिस्टिंग्विशेबल में जाएंगे इस तरीके से। तो अब हम पहले बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है क्वांटम मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। देखो, तुम्हारे पास मान लो सेम कलर की, रेड कलर की बॉल्स हैं चार। वन इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। ओके, तो अब अगर हम इस वाली बॉल को ऑब्जर्व करना शुरू करें मोशन करते हुए, तो इवन दो ये चारों बॉल्स एक जैसी दिखती हैं, बहुत टाइम बाद जब हम इसके मोशन को पूरा का पूरा ट्रेस कर रहे होंगे कि ये वाली बॉल कहाँ पर जा रही है, तो हम लास्ट में जब पूरे सिस्टम को देखेंगे, मान लो चार बॉल्स कुछ इस तरीके से हैं, तो हम इसमें से जो बॉल को हम ट्रेस करना शुरू किया था, मान लो ये वन थी, तो हम इसमें से देखकर सीधा सीधा बता सकते हैं कि यही बॉल वन है। कहने का मतलब ये है कि वी कैन पुट अ लेबल ऑन अ बॉल एंड देन वी कैन फॉलो इट्स ट्रैजेक्टरी, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वही बॉल है। बाकी चार बॉल्स के लिए, बाकी थी जो तीन बॉल्स बचे हैं उनके लिए भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये चारों जो बॉल्स हैं क्लासिकली, अगर हम इनके ट्रैजेक्टरीज को फॉलो कर सकते हैं, तो ये दो चारों डिस्टिंग्विशेबल हैं। हम चारों के अलग अलग डील कर सकते हैं, अलग अलग चारों की बात कर सकते हैं, हम उसको एक आइडेंटिटी दे सकते हैं। बट क्वांटम पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का तुमको पता होगा। जैसे ही हम वेव फंक्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे ही हम पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसका वेव फंक्शन उसी पॉइंट पर कोलैप्स हो जाता है, ऐसे, यानी कि डेल्टा फंक्शन बन जाता है उसका। तो अगर उसका वेव फंक्शन उसी पॉइंट पे कोलैप्स हो गया, यानी कि मेजरमेंट ने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। और अगर मेजरमेंट ने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, इसका मतलब टाइम का एवोल्यूशन जब देखना चाहोगे तुम इन दो पार्टिकल्स के सिस्टम का, तो तुम बीच में किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस पार्टिकल की कोई जो डेफिनेट ट्रैजेक्टरी तो पहली बात होती ही नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में। डेफिनेट ट्रैजेक्टरी, डेफिनेट मोमेंटम की बात तो हम करते ही नहीं है, तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। अगर हमने शुरू में मान लो एक इलेक्ट्रॉन को देखा और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमने इन दो इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम को दोबारा से देखा, तो हम बता नहीं सकते शुरू में जो इलेक्ट्रॉन हमने चूज किया था वो इनमें से कौन सा है। ये एक सिस्टम है आइडेंटिकल पार्टिकल्स का। सो इवन इन प्रिंसिपल यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तुम इनके ऊपर कलर तो लगाओगे नहीं, कोई नंबर नहीं लगाओगे, 1 2 स्टिकर नहीं लगा सकते। तो इस सेंस में इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ओके, तो आगे इनकी थोड़ी सी और बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना जो हमारा डिस्कशन था वो इनफ रहेगा। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशंस की। मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बहुत बार बताया है, पिछली दो वीडियोस में बात हुई है इस बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली मतलब होता है इतने पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी, इतने पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी, ऐसे ऐसे करके। सो द पॉइंट बीइंग, जब भी हम किसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, हमको हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मिल सकती है किसी भी सिस्टम की जिसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम होंगे। माइक्रोस्टेट्स जो होंगे दे विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वाली ही कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन। पर रियल सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, हम एवरेज
हम एवरेज कॉन्फ़िगरेशन की बात करने के बजाय मोस्ट प्रोबेबल ही कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबल, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 0.9999 है, तो तुम लगभग कह सकते हो कि इसी कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम है, बाकियों को छोड़ दो। तो अब हमारी ट्रिक क्या होगी? हम एक सिस्टम ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को अभी डिस्कस करेंगे, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स को, और इसी बीच में हम ये देखेंगे कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसे अरेंज्ड होती है, अगर वो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है तो, और मोस्ट प्रोबेबल के अंदर से ही हमको रियलिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो हमको करना क्या होगा, ट्रिक क्या होगी? हम किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स की सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और फिर हम उन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से मैक्सिमाइज कर देंगे। जैसे ही हम उनको मैक्सिमाइज कर देंगे, हमको पता लग जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या कंडीशन लग रही है। ओके, अब हमको ये पता लग गया कि उसके ऊपर क्या कंडीशन लग रही है, तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि भाई मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन में यही वाली जो होगी अरेंजमेंट होगी एनर्जीज की और पार्टिकल्स की, इसी बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पिछली वीडियो से अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाता है गामा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन पाई ni फैक्टोरियल, i इज इक्वल टू 1 से लेके m तक। m क्या होता है? m होता है टोटल नंबर ऑफ एनर्जीज अवेलेबल। तो मैं आगे चलकर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम नोटेशन हो जाती है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे करके लिखूंगा। ओके, अब हमारा काम है इन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को मैक्सिमाइज करना। आगे बढ़ने से पहले एक बात 2 मिनट की ये बता देता हूं। एक चीज होती है स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन वो ये कहती है कि द लॉग ऑफ एनी क्वांटिटी, उसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln n माइनस n। ये हो जाएगा स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। अब लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? n जो है दैट शुड बी वेरी लार्ज। n इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। ये फॉर्मूला अब यूजफुल क्यों है तुम देख सकते हो। फैक्टोरियल हट जाता है, और फैक्टोरियल हट जाए तो बहुत इजी हो जाता है मैक्सिमम मिनिमा के साथ डील करना। अब हम इसको अप्लाई करते हैं सबसे पहले। अब अगर हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, दैट इज द सेम एज हमको लॉग ऑफ गामा को मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज एज गामा इंक्रीजेज लॉग ऑफ गामा इंक्रीजेज एज वेल हमेशा। तो हम लॉग ऑफ गामा को या नेचुरल लॉग ऑफ गामा को हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। सो हम फॉर्मूला लगाते हैं ln गामा इज इक्वल टू ln ऑफ n फैक्टोरियल माइनस ln ऑफ पाई n i फैक्टोरियल। नोटिस दैट मैंने यहां से वो हटा दिया है अब। ओके, तो अब हमको इसको करना है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करने से पहले हम एक बार इस वाली टर्म को थोड़ा सा और खोल कर लिख लेते हैं। देखो ln ऑफ ये बेसिकली है क्या, ni फैक्टोरियल इज इक्वल टू ln ऑफ n1 ln ऑफ सॉरी ln ऑफ n1 n2 n3 ऐसे ऐसे करके, फैक्टोरियल्स भी हैं इनके साथ में। तो
मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ लॉगरिथम हम इस पे लगा देते हैं और हमारे पास आ जाएगा ln n1 फैक्टोरियल प्लस ln n2 फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये अपने पास बन गया है समेशन ऑफ ln ni फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गया। इसको अब हम ऊपर लगा देते हैं तो अपने पास आ गया ln गामा इज इक्वल टू ln n फैक्टोरियल माइनस समेशन ln ni फैक्टोरियल। ओके, यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके अंदर हम लगाते हैं स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। रियल सिस्टम्स के अंदर n हमारे पास कितना होता है? n हमारे पास होता है 10 की पावर 35, इस तरह से होता है कुछ हमारे पास, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हम ले लें, 10 की पावर 23 तो बहुत आम है होना, बिकॉज ये 1 मोल होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं n ln n माइनस n, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ni ln ni माइनस ni। कोई कहेगा कि ये भी बड़ा है क्या? क्या ये नंबर भी बहुत बड़ा है? यस, बिकॉज अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं और टोटल नंबर ऑफ एनर्जीज मान लो 10 की पावर है 15, तो एक एनर्जी पे 10 की पावर 8 पार्टिकल्स होंगे लगभग। देख लो फिर ni बड़ा ही तो है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हमारा काम होता है इसको मैक्सिमाइज करने का। इस पॉइंट पे हमको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आना चाहिए और लग्रांज मल्टीप्लायर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लग्रांज मल्टीप्लायर्स का अगर नहीं भी पता है तो मैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो जो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट को जब बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करेंगे, तब जो इसके अंदर चेंज होगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के अंदर, वो लगभग 0 होगा। वाई? बिकॉज हम ग्राफ के टॉप पे होंगे, थोड़ा सा चेंज होने पे ये जो चेंज आएगा ये 0 आएगा। बेसिकली द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो डी ऑफ दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं, ln गामा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी ऑफ n ln n माइनस n माइनस समेशन ऑफ ni ln ni माइनस ni। ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी डिफरेंशियल लेने के बाद, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स हैं सब इसके अंदर। लेकिन यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें शुरू होंगी। अब देखो, डी ऑफ ni ln ni माइनस ni अब देखो, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव्स का और अपने पास यहाँ पे बन जाएगा ni डी ऑफ ln ni करेंगे तो वो आ जाएगा 1 बाय ni इंटू में dni प्लस ln ni dni माइनस dni। ओके, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अपने पास बचेगा माइनस ऑफ ln ऑफ ni dni इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से देख लेते हैं एक बार क्या है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास मान लो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एनर्जी E1 पे 10 की पावर 6 पार्टिकल्स थे, E2 पे 10 की पावर 7 थे, E3 पे 10 की पावर 4 थे, ऐसे ऐसे करके। तो अगर तुम उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देते हो कि प्लस माइनस 2 पार्टिकल्स प्लस माइनस 3, सच दैट टोटल जो चेंज आएगा पार्टिकल्स का वो 0 आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व्ड है। तो ऐसे ऐसे करके जब इसमें चेंज कर देते हो तो दिस इज dni, दिस इज ln ni, इनका जब तुम सम करके
प्रोडक्ट करके और फिर उसके बाद सम कर देते हो, दैट इज इक्वल टू 0 इन द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अगर तुमको यहां पर Ni कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर एक एनर्जी पे Ni की वैल्यू क्या है, तो तुमको मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन का पता लग जाएगा। इसी Ni को अब हम ढूंढने चले हैं और उस Ni की ये प्रॉपर्टी होती है ln Ni dNi समेशन इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब इसके अंदर काम आएगा हमको द कॉन्सेप्ट ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। लैग्रांज मल्टीप्लायर लगाने से पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब देखो डीएनआई क्या था, ith एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने चेंज हुए। ओके, अब कहीं पर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बड़े हैं किसी एनर्जी स्टेट में तो कहीं पर घटे भी होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कैपिटल एन ही रहेंगे। इसका मतलब इस सिस्टम को एक कंस्ट्रेंट फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हम बोल सकते हैं टोटल चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 0। ओके, ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब टोटल एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है, ठीक है। अब अगर टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है तो क्या हम टोटल एनर्जी की इक्वेशन पहले ये लिख सकते हैं, Ni एप्सिलॉन i। मान लो एप्सिलॉन i एनर्जी के Ni पार्टिकल्स थे सिस्टम के अंदर, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी। नोटिस दैट मैंने इसके अंदर हर एक पार्टिकल की इंडिविजुअल एनर्जी ली है और उन सारे पार्टिकल्स की एनर्जीज को ऐड कर दिया है। मैंने ये माना है कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। ओके, वीकली इंटरेक्टिंग सिस्टम है। तो अब अगर हम इसका भी डिफरेंशियल ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू समेशन Ni d ऑफ एप्सिलॉन i प्लस समेशन d ऑफ Ni एप्सिलॉन i। अब देखो अगर तुम्हारे एनर्जी के स्टेट्स फिक्स्ड हैं, इस वाली टर्म को हम 0 कर दें। मान लो तुम्हारी एनर्जीज यही फिक्स है, या तो एप्सिलॉन होगी या 2 एप्सिलॉन होगी या 3 एप्सिलॉन होगी। तो ये टर्म हमको बेसिकली बताती क्या है, ये टर्म हमको बताती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी एनर्जी में 5 थे वो 5 ही रहे, बट उस स्टेट की पूरे की एनर्जी ही चेंज हो गई। ऐसा हमारे सिस्टम में नहीं हो रहा है, हम ये सपोज करेंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये वॉल्यूम होती है ना, ये किसी भी कंटेनर की जो वॉल्यूम होती है, एनर्जीज उस वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अगर तुमने एक रिजिड कंटेनर ले लिया तो ये एनर्जी तो चेंज नहीं हो पाएगी उसके अंदर, तो इस वाली टर्म को हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे ही हमने इस वाली टर्म को हटाया तो अपने पास क्या आया, du इज इक्वल टू एप्सिलॉन i dni। ओके, ये अपने पास आ गई है थर्ड इक्वेशन। अगेन रिविजिट करते हैं, हमने अभी भी क्या बोला, हमारे पास 3 इक्वेशंस आई हैं। पहली इक्वेशन है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को मैक्सिमाइज करने की, अगले दो आए हैं कंस्ट्रेंट। पहला आया है पार्टिकल नंबर कंजर्वेशन का, और ये आया हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक है, तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। अगर तुमने वो नहीं पढ़ा है पहले तो मैं वो अभी के अभी बता देता हूं, ऐसी उसमें कोई वो बात नहीं है। ओके, तो पहली इक्वेशन अपने पास क्या आई है, देखो पहली इक्वेशन अपने पास आई है ln ni dni। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या आई है, dni ये इज इक्वल टू 0 है, ये इज इक्वल टू 0 है। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है एप्सिलॉन i dni इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ द थिंग इज
ये एक पूरा सम जीरो है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस सम की इंडिविजुअल टर्म्स भी जीरो हैं, यानी कि ln ni जीरो है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं बोल सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी सारी इंडिविजुअल टर्म जीरो हैं? नहीं है जीरो। ना ही हम बोल सकते हैं कि इसकी सारी इंडिविजुअल जीरो है। पर अब हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? समेशन की बजाय ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको इंडिविजुअल टर्म ही जीरो करने को मिल जाए। उसमें हमको बहुत इजी हो जाएगा आगे का सॉल्व करना, बिकॉज हम उस टर्म को सीधा जीरो पे इक्वल पुट करेंगे और अपने पास ni निकल आएगा उसके अंदर से बहुत अच्छा सा। ओके, तो इसी प्रॉब्लम पे अब हम बात करने वाले हैं। तो अब क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा से। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। Now if alpha and beta are constants, राइट हैंड साइड पे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों 1 2 3 इक्वेशंस को ना हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दिस इज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट्स टू हैपन। ln ni प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i dni इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये आ गया। सो इसके अंदर अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो ये भी एक समेशन है। क्या हम बोल सकते हैं कि इस समेशन की हर एक टर्म जो होगी वो जीरो होगी? नहीं बोल सकते हैं। पर this is where the most important step is. We can always choose alpha and beta such that each term of this summation is zero. This is the most important step. अल्फा एंड बीटा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तरह हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हम उनकी ऐसी वैल्यूज चूज कर लेंगे, उनकी वैल्यूज अब कुछ भी हो, ये इक्वेशन तो हमेशा ट्रू रहेगी और ये भी, तो हम ऐसी वैल्यूज चूज कर लेंगे कि ये जो समेशन की हर एक इंडिविजुअल टर्म है वो जीरो आएगी उस केस में, और हम अल्फा बीटा की वैल्यू आगे चलकर निकाल लेंगे। अच्छा, ऐसे वाले अल्फा बीटास को हम बोलते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। इसको हम बोलते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है मैथमेटिक्स की, काफ़ी काम आ जाती है, तो ये आनी चाहिए अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं तो। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया? ln ni प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i इज इक्वल टू जीरो, और ni का लॉग हमने लिया है तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन i। अच्छा, अब ये ni क्या है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन एनर्जी, उसका उस एनर्जी से क्या रिलेशन होगा, कुछ ऐसा रिलेशन होगा। आगे चलकर अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें तब तो हमें बिल्कुल एक डेफिनेट रिलेशन मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन एनर्जी और उस एनर्जी इटसेल्फ का। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन यहाँ पर यूज करते हैं, हमारे पास आ गया e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ओके, ये एक नया कांस्टेंट है, इसको हम नाम दे देते हैं a, e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। तो हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी जितनी ज्यादा, अच्छा, इफ बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि एनर्जी जितनी ज्यादा होती जाएगी उस एनर्जी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ज्यादा कम होते जाएंगे।
इसका मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, Ni और एप्सिलॉन i का।